चाहे वो सरकार हो और जनता हो, दोनों ने अपने अपने कदमों में थोड़ी ढील बरती और उसकी वजह से ये बीमारी फैलने लगी। तो अब हम उससे सीख लेने की जरूरत है। अगर इन जो मेजर्स जो किए जा रहे हैं, अगर उनको जारी रखा जाए तो अगले 4 सप्ताह में काफी हद तक इसमें गिरावट आ सकती है केसेज में। ऐसी कोई स्टडी नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि तीसरी वेव बच्चों को अधिक प्रभावित करेगी। जनता के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जब तक सारे विश्व से, सिर्फ भारत से नहीं, सारे विश्व से महामारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना होगा। कोविड की महामारी में एक बहुत बड़ा संकट कंफ्यूजन भी बन के उभरा है। क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बीमारियां का इलाज क्या होना चाहिए, किस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए, बहुत सारे इश्यूज हैं जो इस दौरान सामने आए हैं। और इन तमाम सवालों के ऊपर क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और खासतौर पर सेकेंड वेव और थर्ड वेव को लेकर जितनी बातें और आशंकाएं हैं, उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं, जो डॉक्टर हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वैक्सीन विशेषज्ञ हैं और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। और हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है, टिल वी विन, जिसमें उनके साथ साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी को ऑथर हैं। तो एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है डॉक्टर चंद्रकांत। नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ऐसे में जबकि केसेस अब थैंकफुली कम होना शुरू हो गए हैं, पर डे केसेस अभी भी, लेकिन 2 लाख से ऊपर हैं, सेकेंड वेव को क्या माना जाए कि वो खत्म हो गई है, खत्म हो रही है, या अभी भी सेकेंड वेव को दरकिनार नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि सेकेंड वेव खत्म हो गई है। हम जब देख रहे हैं कि हालांकि हमारे जो केसेज आ रहे थे देश में प्रतिदिन नए, वो 4 लाख के पार थे और अब उसके बाद घटते घटते 3 लाख और उसके आसपास आ गए हैं। लेकिन 3 लाख की केसेज की संख्या प्रतिदिन भी एक बड़ी संख्या है। साथ में हम यह भी जानते हैं कि जो सक्रिय केस थे वो करीब 37 लाख पहुंच गए थे। अगर हम याद करें कि पहले वेव में जो सक्रिय केस या एक्टिव केसेज जिनको बोलते हैं, वो मात्र 10 लाख थे और इस वेव में वो 37 लाख के करीब पहुंच गए थे। अब घटना शुरू हुए हैं तो 32 लाख के करीब हैं। तो हम हर तरह से, किसी भी नजर से देखें, प्रतिदिन केस की संख्या देखें या सक्रिय मरीजों की संख्या देखें या टेस्ट पॉजिटिविटी रेट देखें, हर तरह से हम महामारी की सेकेंड वेव के दूसरे वेव में हैं। साथ में हमें यह भी याद रखना होगा, कुछ अच्छी बातें, खबरें आ रही हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई और कुछ उत्तर भारत के राज्यों में शहरी क्षेत्रों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में कुछ गिरावट आई है, जो एक अच्छी बात है। और यह दर्शाता है कि जो महामारी को रोकने के लिए कदम उठाए गए थे वो कुछ हद तक सफल हैं। लेकिन साथ में हमें याद रखना होगा कि अभी भी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है। वो 30%, 40% से घटकर 15 या 10 आ गई है, लेकिन उसको 5% से नीचे रहना होगा। साथ में मैं यहाँ पर यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों पर नजर डालें तो वहां पर अभी भी केसेज बढ़ रहे हैं। साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी केसेज की संख्या बढ़ रही है। तो वायरस अभी भी फैल रहा है और हम महामारी की दूसरी वेव के मध्य में चल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अभी भी जो खास तौर पर सीरो सर्वे के जो रिजल्ट आए उसमें, या अभी भी भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिससे ये वायरस होकर नहीं गुजरा है। ऐसे में ये आबादी अभी भी वल्नरेबल है। तो ऐसे में रोकथाम के क्या उपाय होने चाहिए, यानी ब्रेक पर पैर कब तक होना चाहिए? महामारी विज्ञान हमें एक चीज सिखाता है कि इसमें जो तैयारी करेंगे वो व्यक्ति जीतेगा। हमें मानना होगा कि पिछली लहर खत्म होने के बाद नवंबर 2020 से फरवरी 2021 में कुछ ऐसी बातें हुई जिनको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। हम लोगों ने, चाहे वो सरकार हो और जनता हो, दोनों ने अपने अपने कदमों में थोड़ी ढील बरती और उसकी वजह से बीमारी फैलने लगी। तो अब हम उससे सीख लेने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि हम सेकेंड वेव में हैं, कुछ चूकें हुई हैं। तो अब सबसे पहला कदम उठाने की जरूरत है कि एक रणनीति तैयार करें, जिसमें हम इस बात की तैयारी करें कि अगले 3 महीने में सरकार क्या करेगी, अगले 6 महीने में क्या करेगी, टेस्टिंग को कैसे सुधारा जाए, टेस्टिंग को ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे लेके जाया जाए, ट्रीटमेंट की सुविधाओं को कैसे सुधार किया जाए। तो हमें सारी सीख लेते हुए 3 महीने और 6 महीने का प्लान बनाना होगा। दूसरी मुख्य बात है कि आने वाले समय में हमें ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान रखना होगा।
वैक्सीनेशन के बारे में हम सुन रहे हैं कि वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए वैक्सीन सप्लाई को बढ़ाने की जरूरत है। तो हमने बहुत सारी सीखें ली हैं। जरूरी है कि सिर्फ सीख नहीं लें, उन पर अमल भी करें, और उसको अमली जामा पहुंचाने की जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार की है और राज्य सरकारों की है, और जनता की भागीदारी उसके लिए निहायत जरूरी है। डॉक्टर लहरिया, अगर हम बात करें कि गांव के अंदर कोविड के केसेस अभी भी हैं, वहां डिटेक्शन अभी भी चैलेंज है, टेस्ट अभी भी चुनौती है, बहुत सारी जो सामाजिक ढांचा ऐसा है, बहुत सारे लोग उन चीजों को बताते नहीं हैं, तो अनडिटेक्टेड केसेस आ रहे हैं, और ऐसे में ये सामने आया है कि केसेस की पॉजिटिविटी भले ही घटी हो, लेकिन डेथ अभी भी काफी हाई है, डेथ का रेट। तो गांव के अंदर इसके डायमेंशन को आप किस तरह से पढ़ते हैं, और आगे इसका कोर्स क्या रहने वाला है? मैं मानता हूं कि अगर हमें किसी चीज में सुधार लाना है, अपने पेंडेमिक के रिस्पांस की प्रक्रिया में सुधार लाना है, तो सबसे पहला कदम है कि हम स्वीकार करें कि हमने क्या खामियां छोड़ दी थी, हमसे क्या गलतियां हुई थी। यह मानना होगा कि पिछले 1 साल में हम जितनी तैयारी ग्रामीण क्षेत्रों में पेंडेमिक से लड़ने के लिए कर सकते थे, उतनी नहीं की गई। अगर बात करें तो पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और पेरी अर्बन एरिया के लिए कंटेनमेंट एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जारी की है। अब महामारी के 16 महीने के बाद यह रणनीति आ रही है। आइडियली तो यह निश्चित रूप से कुछ महीनों पहले आ जानी चाहिए थी और पिछले साल आ जानी चाहिए थी। चलिए, अब जो हुआ वो हुआ। अब जरूरी है कि जो रणनीति आई है उसको तुरंत और तत्काल रूप से अमली जामा पहनाया जाए। तो उस रणनीति में काफी अच्छी बातें दी गई हैं। मुख्य बात मैं कहना चाहूंगा कि रणनीति मानती है कि अगर हमें ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी से जूझना है तो पंचायती राज और वहां के लोकल लोगों के साथ मिलकर भागीदारी करनी है। अगर हम यथार्थ की बात करें कि क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है, तो हम जानते हैं कि लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार की बहुत ज्यादा दिक्कत है। लोग डॉक्टरों के पास आ रहे हैं, यहाँ तक कि अनक्वालिफाइड प्रोवाइडर्स के पास भी भीड़ लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मसले से जूझना होगा, उसके लिए जरूरी है कुछ तत्काल कदम उठाए जाए। पहली बात, पंचायतों के साथ और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाताओं के साथ, खासतौर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में आइसोलेशन फैसिलिटी क्रिएट करनी होगी। जो पंचायत के कमरे हो सकते हैं, स्कूल हो सकता है, तो जो भी लोग बीमार पड़ रहे हैं लेकिन जिनको माइल्ड इलनेस है, तो उनको वहां पर रखा जा सकता है ऑब्जर्वेशन में। दूसरी बात है कि टेस्टिंग की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से बढ़ाने की जरूरत है। उसी तरह से वैक्सीनेशन के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ एक पीएचसी के माध्यम से वैक्सीनेशन नहीं करना होगा, बल्कि वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल वैन लेके ग्रामीण क्षेत्रों में लेके जाए और वहां पर वैक्सीनेशन किया जाए। साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमें याद रखना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का एक अच्छा नेटवर्क है जो सरकार ने बनाया हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जो देश में 30,000 है। अगर उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 6 बेड होते हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि वो बेड फंक्शनल नहीं होते, कभी मरीज नहीं आते हैं और उनका इस्तेमाल भी नहीं होता है। लेकिन ये महामारी हमें एक मौका दे रही है कि अगर सरकार चाहे, और चाहे नहीं, सरकार को ये करना चाहिए मेरी राय में, कि उन बेड्स को फंक्शनल बना दिया जाए, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाए। तो अगर सरकार ये कर सकती है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से 30,000 जो पूरे देश में है, 6 बेड उन पर होते हैं, 1,80,000 ऑक्सीजन बेड्स बन जाएंगे। अच्छी बात है कि अगर वो नहीं इस्तेमाल हो, अगर जरूरत पड़े तो उनको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इससे एक फायदा होगा कि आगे के आने वाले समय के लिए एक फंक्शनल फैसिलिटी बन जाएगी। तो महामारी जो हमें चुनौती दे रही है, हमें उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। एम्बुलेंस का प्रोविजन, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला अस्पतालों से जोड़ने की कोशिश, एक अच्छा समाज और एक अच्छी सरकार उसको माना जा सकता है जो किसी भी चुनौती को उस तरह से इस्तेमाल करे कि जिससे लोगों की भलाई हो। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना अगर सरकार करती है, और जो सरकार को करना चाहिए, तो लोगों ने इस महामारी के दौरान जितनी परेशानियां उठाई हैं उसका एक अच्छा नतीजा उसको मान सकते हैं, और लोगों के लिए उतना किया जा सकता है जो सरकारों को करना चाहिए। डॉक्टर चंद्रकांत, आपने भी जिक्र किया कि बहुत देर से ये रणनीति आई, खासतौर पर कंटेनमेंट जोन्स की, जो रूरल एरियाज में या पेरी अर्बन एरियाज को लेकर। अभी की स्थिति में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वो गलतियां हैं जो सेकेंड वेव में भी हम कर रहे हैं और जिन्हें तत्काल सुधारने की जरूरत है? देखिए, जो प्रथम वेव के बाद जो गलतियां थी उनमें काफी हद तक मैं कहूंगा कि कुछ सुधार कर लिया गया है। जैसे
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था। बात साफ थी, सारी दुनिया मान के चल रही थी कि मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है और हैंड वॉशिंग करना है। लेकिन हमने देखा कि न तो जो नीति निर्माता हैं उसका अच्छी तरह से पालन कर रहे थे, न उन्होंने सीरियस लिया और आम जन ने भी सीरियस नहीं लिया। एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं और उस तरह से करते हैं। तो अगर उसका पालन किया हुआ होता तो संभवतः हम इस स्थिति में नहीं आते। कुछ हद तक जो परिस्थिति में हम आए हैं वो हम सब लोगों की एक संयुक्त जिम्मेदारी भी है। तो चलिए, उसमें कुछ सुधार हुआ है। साथ में टेस्टिंग के लिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों तक टेस्टिंग अभी भी पर्याप्त रूप से नहीं पहुंची है, उस एरिया में एक सुधार का मौका है कि अब टेस्टिंग सर्विसेज को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाया जाए। तीसरी जो मुख्य चुनौती हमारे सामने है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो हमें यहाँ पर सीखने की जरूरत है और एक रणनीति को पुनर्विचार करने की जरूरत है। साथ में हम यह भी देख चुके हैं कि ऑक्सीजन का कितना बड़ा चैलेंज आया था, देश में मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। ये सारे जो चैलेंज है, मैं मानता हूं कि इनको एक बड़े तौर पर देखा जाना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का जो चैलेंज है वो वास्तव में दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में मेडिसिन और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी की उपलब्धता ही नहीं होती है। तो अगर हम ऑक्सीजन चैलेंज को सिर्फ ऑक्सीजन के नजरिए से देखेंगे तो ये हमारी असफलता होगी। हमें देखना चाहिए कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में सारी मेडिसिन सप्लाई उपलब्ध कराई जाए। जो हम कहते रहते हैं कि फ्री मेडिसिन हैं, फ्री डायग्नोस्टिक्स हैं, लेकिन यथार्थ है कि वो होती नहीं है। अस्पतालों के बाहर जो बने हुए प्राइवेट फार्मेसी और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर इस बात को दर्शाते हैं कि अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर वो सुविधाएं काम नहीं कर रही हैं। हमें उनको थोड़ा सा गंभीर रूप से देखना होगा। और सरकारों ने कुछ जो वादे पहले किए हुए हैं कि जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी खर्च को बढ़ाना है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को इन बात पर पुनर्विचार करना चाहिए। लोगों को, जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस कोविड महामारी में, उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह होगी कि हम भारत सरकार, राज्य सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएं। डॉक्टर चंद्रकांत, बहुत सारे सवाल सेकेंड वेव के भविष्य को लेकर तो हैं ही सही कि ये कब तक खत्म होगी या क्या इसका एंड आप देखते हैं। अगर आपकी जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैं या जो प्रेडिक्शंस हैं वो क्या कहते हैं कि ये वेव कब तक खत्म होगी? देखिए, हम लोग और मैं खासतौर से कहता हूं कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं या डॉक्टर होते हैं उनका काम प्रेडिक्शन करना नहीं होता है। लेकिन साथ में मैं यह भी कहूंगा कि जो महामारी विज्ञान हमें सिखाता है उसमें एक बात होती है, वो कहता है कि जब हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, हम बहुत कम जानते हैं, तब उस बात के बारे में कुछ ऐसे निर्णय ले सकें, कुछ नतीजे निकाल सकें। तो उन आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सेकेंड वेव अनफोल्ड हो रही है, फिलहाल लग रहा है कि केसेज डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गए हैं। अगर इन जो मेजर्स जो किए जा रहे हैं अगर उनको जारी रखा जाए तो अगले 4 सप्ताह में काफी हद तक इसमें गिरावट आ सकती है केसेज में, और हो सकता है कि हम 70-80 हजार पर डे, 1 लाख पर डे पहुंच जाएं। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस तरह से अनलॉक करते हैं, किस तरह से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जा रहे हैं और जनता किस तरह का व्यवहार करती है। लेकिन साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि जब केसेज 70-80 हजार तक आ जाएंगे, अगर हम याद करें कि फरवरी 1 को 8 हजार के करीब केसेज आए थे, तो वो उससे बहुत ज्यादा हैं। और एक पर्टिकुलर हाई लेवल पर आने के बाद केसेज को गिरने की रफ्तार थोड़ी स्लो होगी। वो तभी गिरेंगे जब वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ता चला जाएगा। तो हम यह नहीं सोच सकते कि सेकेंड वेव खत्म होने के बाद वही स्थिति आ जाएगी जो फर्स्ट वेव खत्म होने के बाद और फरवरी में थी, लेकिन काफी कुछ सुधार होगा। और मैं मानता हूं कि जुलाई अंत तक काफी कुछ हम इस लहर से बाहर आ जाएंगे। लेकिन मैं एक बात की चेतावनी भी देना चाहता हूं कि महामारी विज्ञान सिखाती है कि जब तक ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, अर्थात ऐसी पॉपुलेशन है जिसको या तो नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है या वैक्सीन से एंटीबॉडी नहीं बने हैं, तब तक इस बात की संभावना रहेगी कि बीमारी लौट कर आती रहे। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम देख चुके हैं इस वायरस में म्यूटेशंस होते रहते हैं। अगर कोई नया म्यूटेशन आ गया जो ज्यादा रफ्तार से फैलता है तो परिस्थितियां पूरी तरह डिफरेंट हो सकती हैं। सो हमें सारी बातों का याद रखना होगा। जनता के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जब तक सारे विश्व से, सिर्फ भारत से नहीं, सारे विश्व से महामारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना होगा।
डॉक्टर लहरिया, बहुत सारे सवाल थर्ड वेव को लेकर भी उठ रहे हैं। आपने कहा कि जब तक महामारी खत्म नहीं हो जाती, दुनिया से खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमारे लिए भी खतरा बरकरार है। लेकिन बहुत सारी बातें हाल के समय में आई, खासतौर पर बच्चों को लेके कि थर्ड वेव आ सकती है, बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हालांकि हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि बच्चों में कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ, उनमें सिवियरिटी बस केवल कम होती है। तो थर्ड वेव को लेके जो आपका एनालिसिस या रीडिंग है वो क्या कहता है? कितनी आशंकाएं हैं थर्ड वेव को लेकर, और उसके खिलाफ जो हमारी तैयारियां होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, आम लोगों के लिहाज से भी और सरकार के लिहाज से भी? तो इसका जवाब मैं दो हिस्सों में दूंगा, एक तो थर्ड वेव के लिए और दूसरा बच्चों के लिए। तो जहां तक हम थर्ड वेव की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि किस आधार पर ये अनुमान लगाया जाएगा। तो हम बात करें जनवरी 2021 में तीसरा राष्ट्रीय सीरो सर्वे हुआ था। उस समय तक देश में करीब 1 करोड़ कंफर्म केसेज थे। जब 1 करोड़ कंफर्म केस थे तो सीरो सर्वे से नतीजे निकले थे कि करीब 22% आबादी देश की एंटीबॉडी है। तो इससे हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि हर लेबोरेटरी कंफर्म केस के पीछे करीब 20 से 25 अनकंफर्म केसेज थे जिनको इन्फेक्शन हुआ था, नहीं पता चला था। अब अगर हम आज की बात करें तो करीब 2.5 करोड़ से अधिक केस टोटल हो चुके हैं। जनवरी के बाद से 1.5 करोड़ एडिशनल केस हो चुके हैं। अगर हम उसी अनुपात को रखें तो फिलहाल मान सकते हैं कि करीब देश की 50% आबादी को इन्फेक्शन हो चुका होगा। अभी भी हम सेकेंड वेव के मध्य में हैं। तो जब तक सेकेंड वेव खत्म होगी, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि करीब 40 से 60% आबादी को असिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो चुका होगा। अब इस बात का इस तरह से आकलन करते हैं कि जब सेकेंड वेव शुरू हुई थी तब 78% आबादी ससेप्टेबल थी, लेकिन जब ये सेकेंड वेव खत्म होगी तो मान के चल सकते हैं कि सिर्फ 40 से 50% आबादी ससेप्टेबल होगी। तो इसका पहला नतीजा है कि चूंकि ससेप्टेबल पूल कम हो गया है, तो अगर कोई भी वेव आएगी वो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि इस वेव की तुलना में कम खतरनाक होगी। तो लोग थोड़े से विश्वास कर सकते हैं कि थोड़ी कम खतरनाक होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करना है। कब तक आएगी या इस बात पर निर्भर करेगा कि जैसे ये वेव खत्म होती है, साथ में हम वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी तो ससेप्टेबल पूल कम होता चला जाएगा। लेकिन भले ही वो 20-30% आबादी ही ससेप्टेबल रहे, लेकिन हो सकता है कुछ राज्य हैं, कुछ शहर हैं जहां पर ज्यादा ससेप्टेबल है, तो वहां पर केसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा उसके बाद भी संभव है कि नवंबर-दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 के आसपास थर्ड वेव में कुछ केसेस बढ़ने लगे। जो 2021 या 22 कहना चाह रहे हैं? 2022, सॉरी, नवंबर-दिसंबर 2021 और जनवरी-फरवरी-मार्च 2022 के आसपास ये केसेस बढ़ने लगे। लेकिन ये अनुमान है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह से हम उस पर हम व्यवहार करते हैं। अगर आप बात करें बच्चों में यह बीमारी होगी, अधिक होगी जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, मेरा क्लियर मत है कि ऐसी कोई स्टडी नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि तीसरी वेव बच्चों को अधिक प्रभावित करेगी। उसकी वजह यह है कि हम जो सीरो सर्वे देश में हुए हैं उनमें देख चुके हैं, हर सीरो सर्वे ने दर्शाया है कि जितना एडल्ट में इन्फेक्शन होता है, जितना एंटीबॉडी प्रेवलेंस एडल्ट में बड़े लोगों में था, उतना ही बच्चों में पाया गया है। अर्थात बच्चों में इन्फेक्शन उसी रफ्तार से हुआ है जिसमें एडल्ट में हुआ, लेकिन बच्चे कम बीमार पड़े। उसकी वजह मैं बताता हूँ, इसका वैज्ञानिक आधार है। यह वायरस जो होता है शरीर और लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्जन एंजाइम ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनके माध्यम से हमला करता है जी। जब वायरस एडल्ट में जाता है तो एडल्ट के ACE2 इन्वेटर पर जुड़ जाता है और उसके शरीर में इन्फेक्शन कर देता है। एक अच्छी बात है कि बच्चों में ये रिसेप्टर्स होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, तो उस वजह से बच्चों पे वायरस हमला नहीं कर पाता है और बच्चों में गंभीर बीमारी नहीं होती है। और हमारे पास बहुत सारे नतीजे हैं, एविडेंस हैं कि दूसरी लहर में भी बहुत ही समान, जिस तरह से फर्स्ट वेव में बच्चे प्रभावित हुए थे उसी अनुपात में बच्चे प्रभावित हुए। साथ में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वायरस में कोई बदलाव आया हो। भले ही न्यू स्ट्रेन्स आए हैं, म्यूटेशंस हुए हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि वायरस में कोई बदलाव आया हो जिससे वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करे। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो फिलहाल यह कहना
कि बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे गलत है। सीधी सी बात है, अभी तक जिस तरह से बच्चे प्रभावित होते रहे थे, इन्फेक्शन उनमें भी हुए हैं, बीमारी गंभीर नहीं होती है, तीसरी लहर में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन साथ में मैं यह भी कहूंगा कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। किसी तरह की डर या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बच्चों में बीमारी अलग तरह से प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन सरकार को जरूरी है कि सबके लिए तैयारी करे। एक आखिरी सवाल मेरा वैक्सीन को लेकर है। जब आप लिखते हैं टिल वी विन, तो इसमें वैक्सीन को लेकर जो स्ट्रैटेजी रही अभी तक, उसमें उपलब्धता भी एक फैक्टर है, लेकिन वैक्सीनेशन में क्या इस बात की आशंकाओं को फैक्टर इन किया जा सकता है कि जो वायरस म्यूटेट हो रहा है, इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ है, तो इसमें कुछ ऐसे बदलाव हुए हों या ये वैक्सीन को डिफाई तो नहीं कर देगा? लोगों में बहुत सारे सवाल हैं इन आशंकाओं को लेकर भी, खासतौर पर चूंकि एफिकेसी को लेके जो डेटा आया उसमें कई केसेस ऐसे आए कि वैक्सीन के डबल डोज लेने के बाद भी लोग बीमार पड़े हैं और उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ भी हुई है। ये बहुत अच्छा सवाल है और लोगों के मन में इस तरह के सवाल आ रहे हैं। इसका मैं थोड़ा विस्तार से जवाब देना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी होगी कि हम कहते हैं कि वैक्सीन 80% या 80% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो उसमें बात साफ है कि सारे लोग, जितने लोगों को वैक्सीन लगेगी, 100% प्रोटेक्टेड नहीं होते। वैक्सीन के बाद भी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीन के बाद भी बीमारी हो सकती है, लेकिन संभावना इस बात इन्फेक्शन की कम है और गंभीर बीमारी की कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन के बाद व्यक्ति बीमार नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। तो वैक्सीन सेफ हैं, सुरक्षित हैं और वैक्सीन से प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन बीमार पड़ सकते हैं। अब बात आती है कि जो नए स्ट्रेन्स हैं या म्यूटेशंस हो रहे हैं, उनका क्या असर होगा। इस बात की काफी स्टडी हुई है बाकी दुनिया में भी और देश में भी। फिलहाल यह पाया गया है कि जो वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन भारत में जो फिलहाल लगाई जा रही हैं, वो नए स्ट्रेन्स के खिलाफ भी कारगर हैं। विदेशों में भी जो वैक्सीन्स हैं वो भी कारगर हैं। हालांकि जो कोविशील्ड जिसको कहते हैं, वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, वो एक साउथ अफ्रीका का एक स्ट्रेन था, उसके खिलाफ थोड़ी कम प्रभावकारी थी। यहाँ पे यह भी याद रखने की जरूरत है कि अगर कोई नया स्ट्रेन आता है तो वो वैक्सीन को पूरी तरह से इनइफेक्टिव नहीं कर देगा। वो स्ट्रेन काफी बार ये होता है कि जैसे अभी फिलहाल वैक्सीन 80% एफिकेसी दर्शा रही है, अगर नया स्ट्रेन आ गया, ज्यादा बदलाव हुए, तो हो सकता है वो 75% हो जाए, 74% हो जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं माना जा रहा कि बिल्कुल इनइफेक्टिव रह जाएगी। साथ में मैं एक और अच्छी बात बताना चाहता हूँ, वो यह है कि जो वैक्सीन बनाई गई हैं, खासतौर से कुछ वैक्सीन जो विदेशों में mRNA है, कोविशील्ड है, कोवैक्सिन है, वो उस तरह से बनाई गई हैं कि अगर नया स्ट्रेन आ भी जाता है तो वैक्सीन में बदलाव करना बहुत आसान होगा और क्विकली वैक्सीन को उस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है कि वो फिर से प्रभावकारी हो जाएंगे। तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। इस बात के कोई संकेत नहीं है कि जो नए स्ट्रेन को प्रभावित करेंगे, और अगर कर भी देते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है, तो रिसर्चर और हमारे साइंटिस्ट इस बात के लिए तैयार हैं। सारी दुनिया इस चीज पर रिसर्च कर रही है, तो पूरी तरह आश्वस्त रह सकते हैं। फिलहाल हमारा जिम्मेदारी एक नागरिक के रूप में होगी कि हम जब हमारा टर्न आए तो जाकर वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर लहरिया, एक छोटा सा सवाल मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि दुनिया के कई देशों ने वैक्सीनेशन के बाद मास्क हटाने की जो अपने यहाँ शुरुआत कर दी है, भारत में ये स्थिति कब तक आने की आप उम्मीद करते हैं? कितनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लग जाने पर जो मौजूदा रफ्तार है उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आप प्रिडिक्ट करना चाहें कि भारत कब तक जो है ये मास्क की पाबंदियां भारत में हट पाएंगी? देखिए, दुनिया में सिर्फ एक ही देश ने अभी तक जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, फुली वैक्सीनेटेड, उनको बिना मास्क के लिए पब्लिक प्लेस में आने की परमिशन दे दी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन हमें याद रखना होगा कि यूएस में जो वैक्सीनेशन इजराइल ने भी इस तरीके का प्रयोग किया। हाँ, इजराइल ने भी इस तरीके का प्रयोग किया है। इजराइल लेकिन बहुत छोटा सा कंट्री है, इजराइल ने किया है और कुछ अन्य देश खुल रहे हैं, उन्होंने मास्क को जारी रखा है। तो हमें याद रखना होगा कि जो वैक्सीन हैं वो उनका एक कवरेज पर्याप्त हो जाना चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स जैसे इजराइल में 70% तक एडल्ट आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। यूएस में भी एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है और करीब 36% 37% को दोनों डोज लग चुके हैं। तो उस तरह की परमिशन दे दी गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में हम फिलहाल उस स्थिति में, हम जानते हैं कि हमारी करीब 10 से 11% आबादी को सिंगल डोज लगा है और 3% के करीब आबादी को दोनों डोज लगे हैं।
और उस परिस्थिति में जहां पर हम कह सकें कि 30 से 40% आबादी कवर हो चुकी होगी, उसमें अभी कुछ और समय लगेगा जिस रफ्तार से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन है। तो फिलहाल मान के चलना होगा कि फिलहाल पब्लिक प्लेस पे जाने से पहले मास्क लगाना है। सिर्फ मास्क ही नहीं लगाना है, हम बात कर रहे हैं कि, और हम सीख चुके हैं कि अब वायरस एरोसोल के थ्रू भी फैलता है, पहले सिर्फ ड्रॉपलेट से फैलता था, तो अब वायरस 10 मीटर दूर तक जा सकता है, तो हमें डबल मास्क लगाना है, हमें पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी है। तो फिलहाल हम उस परिस्थिति से काफी दूर हैं। मैं साथ में यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर बिना मास्क के पब्लिक प्लेस में जाने की अनुमति दे दी गई, वहां पर भी विशेषज्ञ इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि क्या यह सही है या गलत है। क्योंकि अगर कोई मास्क लगा के नहीं जाता तो उसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा कि उसने वैक्सीन नहीं लगाई है। तो इस परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि जो लोग बिना वैक्सीनेटेड हैं वो भी बिना मास्क के जाने लगे और फिर वायरस फैल सकता है। तो हमें अभी फिलहाल हमारे देश में जो स्थिति है उस परिस्थिति से बचना होगा, और हम उससे बहुत दूर हैं कि मास्क के बिना पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं। ये तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए और बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। और उम्मीद की जानी चाहिए कि वैक्सीनेशन की इस ड्राइव के साथ हम उसकी रफ्तार भी बढ़ा पाएंगे और भारत की अधिक से अधिक आबादी को इस कोरोना की महामारी के खिलाफ कवच मुहैया करा पाएंगे, ताकि हम वाकई में कोरोना से आजादी का जश्न मना सकें, सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।